ओके, हमारा जो है सेंटर ऑफ मास जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जितना भी इसमें फॉर्मूला था और थ्योरी था सब खत्म हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। 3 identical spheres of mass 1 kg are placed touching each other with their center on the straight line. There, the center of the P, Q, and R are respectively the distance of center of mass of the system P. Okay? तो 3 को मास है 1 kg का है और वो दोनों है क्या, एक दूसरे को जो है टच कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी क्यू और आर है। ओके, देखो ये है, ये है, ये है, 3 को चीज है। तो एक हुआ पी क्यू और आर, तो यह डिस्टेंस होगा। तो हमको पी से चाहिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ से चाहिए हमको, पी से चाहिए। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये ना लिखेंगे इसमें। तो सभी को पता होना चाहिए जो x1 का मान होगा वो कितना होगा आपका 0, क्योंकि तो p पॉइंट पे जो है इसका मान 0 होगा। x2 का मान कितना होगा pq, और x3 का मान कितना होगा pr, होगा कि नहीं। यहाँ से एक pq फिर यहाँ से एक pr, क्योंकि हमको डिस्टेंस लेना है पॉइंट p से और सबका मान सेम है। तो कितना लिखेंगे 1 इंटू 0, 1 इंटू pq प्लस 1 इंटू pr डिवाइड बाय 3, तीनों मास को ऐड कर देंगे। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ आया कि नहीं आया, कितने दिए। यहाँ पे क्या है, ए यूनिफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर taken and out of it a disc of diameter r by 2 is cut from the end. The center of mass of the remaining part will be, ओके। तो इसमें से क्या किया कि r by 2 जो है इससे कट कर दिया, जिसका डायमीटर r by 2 है। ओके, ओके, तो एक एंड से कट किया ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क का जो रेडियस है हाँ बोलो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, हम लोग आधा घंटा बात करते हैं ना। हाँ, तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है डायमीटर है इसका r by 2। ठीक है, तो डायमीटर r by 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस कितना होगा। अगर डायमीटर r by 2 है तो इसका रेडियस कितना होगा, तुम खुद बता दो, r by 4। तो एक तो हम डिस्क से जो है एक इंड से काटे, कहाँ से काटे ये भी ध्यान रखिएगा कि इंड से काटे हैं कि सेंटर से काटे हैं। ओके, क्योंकि अगर 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 ये पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम कहाँ से काटे हैं, एगो कोई इंड से काटे हैं। तो कोई भी इंड से जो है r by 2 डायमीटर का जो है एक डिस्क काट दिया मैंने। अब देखो इसका मास अगर m होगा, अगर पाई r स्क्वायर में मास m है, तो पाई r पे पावर 4 का स्क्वायर में मास कितना होगा, तुम बता दो कितना मास होगा, m/16 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा शुरू का मास था, ये हमारा जो कट मास है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टर्निकेटेड बॉडी जो पर है तो उससे बनेगा m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2।
तो एमओ दो मास काटे, उसका मान m/16 है। अब इसका सेंटर कितना होगा? तो देखो अगर ये देखो ये पूरा r/2 है, तो ये दूरी भी कितना होगा? r/2 होगा। और जो इसका सेंटर है वो कितना दूरी? r/4 होगा। समझे? और हमेशा जो होता है हम एज्यूम करते हैं कि सारा मास होगा वो सेंटर पे होगा। अगर वो हमारा आइडेंटिकल बॉडी है तो, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी है तो हमारा मान कितना हो जाएगा? तो हमारा जो x1 का मान आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि वो सेंटर पे होगा। और जो x2 का मान आएगा वो कितना होगा? r/2 प्लस r/4, मतलब कि 3r/4। इसमें कोई दिक्कत है? तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास कितना आएगा? रिमेनिंग बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास कितना बन जाएगा? m इंटू 0 माइनस m/16 इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाई m माइनस m/16। ये ना होगा? तो नीचे कितना बच गया आपका? m से m कट गया, नीचे बच गया आपका 15/16। और ऊपर में कितना आ जाएगा? निगेटिव में आएगा, तो कितना होगा? 1/16 इंटू 3r/4। तो इसे 16 से 16 कट गया। ओके, तो हमारा मान कितना हो गया? 3r/15 की 15 से 3r/45। इससे पोर्शन आप इसको और रेशनलाइज करना है। 3×5 = 15, और कट सकता नहीं कर सकता आप 20, तो माइनस r/20। r/20 हमारा कितना आएगा? r/20 फ्रॉम द सेंटर। ये पोर्शन सबको समझ में आया कि नहीं आया? सेंटर ऑफ मास ऑफ टर्निकेटेड बॉडी सबको समझ में आया कि नहीं आया? किस तरह से बनाना है? आगे आते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन में? द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। इस फिगर में सेंटर ऑफ मास सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा? सेंटर ऑफ मास चाहिए। ओके, ये कहां से पूछ रहा? ओके ओके, तो देखो, तो ये सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर डिस्क है। इससे हमको क्या दिखता है? क्योंकि यह सिमेट्रिकल बॉडी है ना, तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। ओके, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह किस टाइप का बॉडी है। ओके, तो देखो यहाँ पे दो चीज निकालेंगे, एक सेंटर ऑफ मास, एक बाय सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हमारा एक सेंटर ऑफ मास आएगा वो कितना आएगा? सबका मास भी बराबर दिया हुआ है, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 x1 का मान कितना होगा? 0। यह जो मास है इसका x कितना है? m इंटू ए प्लस इसका x कितना है? m इंटू 0 डिवाइड बाय m+m+m 3m। आपका कितना हो गया? a/3। उसी प्रकार से आपका जो बाई सेंटर ऑफ मास आएगा वो भी कितना आएगा? a/3। तो दोनों का मान a/3 आएगा, एक सेंटर ऑफ मास भी और बाई सेंटर ऑफ मास भी। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। उसी तरह से बाई सेंटर ऑफ मास m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आपका मान कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। The center of mass of a system of particle does not depend on। सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी पार्टिकल किस पर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ द पार्टिकल, इंटरनल फोर्स ऑफ द पार्टिकल। सर a/3 तो ऑप्शन में नहीं है। कहाँ नहीं है? देखो ना,
एक्स कोऑर्डिनेट भी तो a/3 है, वाई कोऑर्डिनेट भी तो a/3 है, इस ऑप्शन में है। तो जीरो भी है ना सर? कहाँ पे? ऑप्शन में तो जीरो भी है। ऑप्शन नंबर 3 देखो ना, ऑप्शन नंबर 3 देखो। ओ मतलब सर डबल ए बात। हाँ, a/3 और a/3 नहीं ऑप्शन, यस एक्स सर, कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा यस ये एक्स कोऑर्डिनेट भी a/3 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी और a/3 होगा। यस सर, ये बात यस। हो गया। यस सर। तो इसमें क्या कर, सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ द पार्टिकल, इंटरनल फोर्स ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसमें हमने कभी इंटरनल फोर्स की बात की है? नहीं की है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनल फोर्स। ओके, तो सेंटर ऑफ मास होता है, इंटरनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5, the center of mass of a system of two particles divides the distance between them. The center of mass of a system of the two particles divides the distance between them. Inverse ratio of the square of mass of the particle, direct ratio of the square of the mass of the particle, inverse ratio of the mass of the particle, the direct ratio of the mass of the particle. तो इसमें से कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास होता है, किस पर डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, मतलब क्या है, अगर मास ज्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा सेंटर ऑफ मास का। ये कौन सा होगा? इनवर्स रेशियो ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि इसमें स्क्वायर का कोई रिश्ता नहीं है। ओके, हमेशा जो होता है वो कितना होता है, x1/x2 कितना होगा, रेशियो कितना होगा, m2/m1 का। ओके, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास किस पर डिपेंड कहाँ रहता है? बॉडी के बाहर रहेगा, may within or outside the surface of the body, lie always inside the body, lie always the surface of the body। तो सेंटर ऑफ मास होता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सरफेस ओके, में। देखो, अगर ये हमारा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितना होगा, अंदर होगा। लेकिन कोई इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ हो, तो अगर इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब कि बॉडी से बाहर है। ओके, दो को रॉड दे दे और सिस्टम का है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये जो आपका जो मॉड्यूल है उसमें पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, 3 identical metal bond each of radius r are placed touching each other on the horizontal surface such that an equilateral triangle is formed. When the center of the three bonds are joined, the center of mass of the system is located at। इसमें क्या है, तीन को आइडेंटिकल मेटल का बॉन्ड है, सबका रेडियस आर है, तीनों को टच किया दिए और प्लेस ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म। तो हमको क्या है, तीन को बॉन्ड से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लोकेटेड कहाँ होगा? तो ये तीनों का सेंटर कहाँ पे होगा? अगर तीन को बॉडी से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में कहीं ना कहीं होगा। ओके, ये अपना कॉमन सेंस का है, तो कहाँ पे होगा? वन इंटरसेक्टिंग एट द मीडियन, जहाँ पे इसी का मीडियन बनेगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि एक न्यूटन ट्रायंगल है और तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बराबर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियन, दो ट्रायंगल का जो मीडियन नहीं बनता वहीं पे ना होगा इसका सेंटर ऑफ मास। A system consists of mass m and a small m
तो स्मॉल एम छोटा है कैपिटल एम से, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो अगर कैपिटल एम बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बड़ा एम के नजदीक में होगा। ओके, मास जितना ज्यादा मास, डिस्टेंस उतना ही कम। हाँ, अब अभी ना बताया है कि x1/x2 कितना होता है आपका, m2/m1 के बराबर होता है, और m बहुत बहुत ज्यादा है तो लगेगा कि वो कैपिटल एम के नजदीक ही है। नो, देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम is taken at the origin of coordinate, the position vector of the fourth particle 4 gram, such that the center of mass of the 4 particle system lies at the point of 1 to 3 is alpha I to the 3k. The value of alpha is constant. The value of alpha is what? तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम तीनों कहाँ पे, ऑरिजिन पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0 0, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों 0 होगा। एक 4 ग्राम का बॉडी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 2 3 और उसका वैल्यू दिया हुआ अल्फा I2 दे और 3 के, तो अल्फा का मान कितना होगा? ओके, ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, और 1 2 3 ग्राम तीनों हमारा सेंटर पे ही है, तो उसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 होगा, तो m1 इंटू 0 0, m2 इंटू 0 0, m3 इंटू 0 0 और m ओके। अब बच्चा m4, m4 का मान कितना है? 4 ग्राम, और वो कहाँ पे है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो और इसका मान कितना दिया हुआ? अल्फा अल्फा 1 अल्फा डिवाइड बाई, अब सारा मास को जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा? अब सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4 3 60, 8 9 1 10, तो इसका मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो हमारा मान कितना होगा? 4/10 मतलब 2/5, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो हम एक्स से देखो, हमने सिर्फ एक्स के बारे में बात किया है, तो हमारा इतना आया, तो अगर बाई का भी लेंगे ना तो उतना ही आएगा, जेड का भी लेंगे तो उतना ही आएगा। विश्वास नहीं तो करके देख लीजिए। ओके, अगर हमने सिर्फ सिर्फ एक्स पे काम किया, अगर हम लोग बाई पे भी काम करेंगे ना तो हमारा मान इतना ही आएगा, 2/5 आएगा। करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क रहा कि आता है कि नहीं आता, जेड का भी 2/5 आएगा। तो इसमें से कोई एक के बारे में सोचेंगे। अगर अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब क्वेश्चन नहीं गलत है, और क्वेश्चन अगर दिया है तो ऐसा ही आना है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहीं से भी कुछ कीजिएगा, कन्फा का मान 2 एक्स से आएगा, उतना ही बाई से आएगा, उतना ही जेड से आएगा। नो समझ आया? ओके, तो सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा कौन सा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में दो चीजें पढ़ना था। ये क्या पढ़ना था कि बी सेंटर ऑफ मास था m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, ये तो बहुत शुरू में पढ़ा दिए थे, बता दिए थे, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। और ए सेंटर ऑफ मास कितना होता है हमारा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें एक चीज और था जो मैंने कल पढ़ाया था कि एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है। अब दोनों ने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, तो बताओ
कि हमारा ये प्लैंक कितना मूव करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कन का समझ में आया था कि नहीं आया था। तो अगर आपको यह दो चीज पे कमांड अगर हो गया है, टर्निकेटेड मास पे और सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गए, प्लैंक का मूवमेंट सीख गए, तब उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास में कुछ बचा ही नहीं है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ मास का सारा कंसेप्ट आपके पास पता है, आप इसमें ग्रेस्प कर लिए हैं। ओके, तो कन का पोर्शन किसको समझ में नहीं आया था। The law of conservation of momentum for a system is based on, law of conservation of momentum किस पे बेस है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो न्यूटन का कौन सा फॉर्मूला में आता है, फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, थर्ड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। सेकंड लॉ, सेकेंड सेकंड लॉ ना, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कल बताए थे क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ओके, तो ये कौन सा होगा इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ओके। अब ये क्वेश्चन बनेगा किससे, जो कन पढ़ाए थे वो कुछ वो सब किसने किसने किया है, क्योंकि अगर कन का कंसेप्ट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में 11 नहीं बनेगा। हम देख के बता देते हैं। आई थिंक कन का पोर्शन सबको याद होगा, ए पर्सन ऑफ मास स्मॉल एम, एक पर्सन है जिसका मास छोटा एम है, इज स्टैंडिंग ऑन वन इंड ऑफ प्लैंक, एक प्लैंक का एक इंड पे खड़ा है ना, जिसका मास एम है और नेट टेन है एंड फ्लोटिंग इन वाटर। द पर्सन मूव फ्रॉम वन इंड टू अनदर, एक आदमी जो था एक इंड से दूसरे इंड तक चला गया और वहां पे जाके रुक गया। तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक कितना होगा, यही कह रहा है ना। तो ये क्वेश्चन बनेगा दी। कन का कन का कंसेप्ट किसको किसको याद है, देखो ये हुआ हमारा प्लैंक, ये प्लैंक का मास एम है और ये आदमी का मास एम है, और ये जो टैप पॉइंट ए से चला गया पॉइंट बी पे, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर आदमी गया इधर ए से बी में गया, तो विंडो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है आपका, एंड आई। तो अगर आदमी इधर मूव करेगा तो प्लैंक इधर मूव करेगा, तो मानते हैं कि प्लैंक जो है इधर मूव किया लेफ्ट डायरेक्शन में और आदमी मूव किया राइट डायरेक्शन में, प्लैंक लेफ्ट में किया और आदमी राइट में किया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा आपका, एन सॉरी एक्स माइनस आई। तो इस फॉर्मूला को आगे हम तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, एन आई, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है आपका, एक्स माइनस आई है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, एन माइनस एक्स आई, होगा कि नहीं होगा, एन माइनस एक्स आई होगा कि नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा, एन माइनस एक्स आई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कि हमारा एफ एक्स टर्न 0 है, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा 0, और इज इक्वल टू कितना लिखेंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आदमी है, आदमी का मास m है, तो आदमी का मूवमेंट कितना हुआ n माइनस एक्स प्लस, तो नैन का मूवमेंट कितना हुआ माइनस एक्स इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा मान कितना आ गया m इंटू एल डिवाइडेड बाई, नहीं m इंटू एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्स। तो एक्स का मान कितना होगा आपका m इंटू एल डिवाइड बाई m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो आपका वैल्यू कितना होगा ऑप्शन नंबर 1। और यह जो कंसेप्ट है ना यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, यूट्यूब पे कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये सब यह मेरा, ये मैंने खोजा था, हमको नहीं मिला है, तो इसलिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं करें कि हम सबसे बेस्ट कराते हैं, लेकिन हमने यूट्यूब पे खोजा तो ये कंसेप्ट यूट्यूब पे नहीं मिला हमको। हाँ, यूट्यूब पे क्या बताएगा शॉर्ट ट्रिक बताएगा, क्या कहेगा कि बेटा इसको कवर कर लो उसको कवर कर लो, तो इसका ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मास लिखेंगे और नीचे में पूरा मास लिखेंगे। ओके, तो इस तरह का कंसेप्ट जो होता है यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जो है मतलब इस तरह का ट्रिक मिलेगा नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। मुझे नहीं मिला, खोज के देखिएगा, आपको मिलता तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, bonnet of mass 40 gram each are fired from the machine gun with a velocity of 10 to the power 3 meter per second. If the person firing the bullet experience an average force of 200 Newton, then the number of bullets fired per minute will be। तो हमारा फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन का, बुलेट का मास दिया हुआ है। ओके, तब देखो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे dp बाई dt। फोर्स का मान कितना है हमारे पास 200 है, और हमारा मास कितना है 40 ग्राम है, तो कितना बुलेट जा रहा है वो हमको चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड आएगा, नंबर ऑफ बुलेट पर मिनट चाहिए हमको, पर सेकेंड आएगा, उसके बाद उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। और हमारे पास क्या है मास है, तो मास 40 ग्राम, तो 14 × 10 पे पावर -3, और हमारा वेलोसिटी कितना है डी बाई dt कितना 10 पे पावर 3 है। तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन कट गया, और 0 से हमारा 0 कट गया, कितना 4×5 = 20। ओके, तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड कितना आ गया हमारा 5। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड आ गया 5। तो देखो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/30 मिनट, 1/60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड हो रहा है, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। तो अगर हमको इसको नंबर ऑफ बुलेट पर मिनट करना है तो क्या करेंगे 5/1/60। हमारा वैल्यू कितना गया 130, ऊपर जाएगा तो 300, 300 बुलेट पर मिनट, ऑप्शन नंबर 1।
ये समझ आया कि नहीं आया? इसमें क्या आपको पूछ रहा है? if the center of if the system is released, then extension of the center of mass of the system, center extension of center of mass of system को चाहिए। ओके, इस सिस्टम का हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन चाहिए। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन लिखेंगे। तो देखो 3m बड़ा है कि m बड़ा है? 3m इज ग्रेटर देन m। तो अगर ये 3m नीचे जाएगा तो इसका एक्सटेंशन को इधर मानेंगे, और ये ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 3m दी तो एक फोर्स हमारा नीचे लगा, एक फोर्स हमारा ऊपर लगा। टेंशन, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर दूर लगता है, इसमें भी टेंशन लिखेंगे, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगेगा, इसमें md लिखेंगे। ओके, और नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम पहले इस काम करेंगे किसमें, पहले हम काम करेंगे इस पोर्शन में और फिर काम करेंगे इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन काम करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, 3md माइनस टी इज इक्वल टू 3ma। यहाँ पे t माइनस md इज इक्वल टू ma। हमारा मान कितना आ गया, 4ma इज इक्वल टू 2md। तो a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान कितना आ गया हमारा 1/2 दी। तो ये इस बॉडी का एक्सेशन भी आ गया d/2 और इसका भी आ गया d/2, क्योंकि दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है। और ए सेंटर ऑफ मास हमारा कितना होता है, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है हमारा 3m, a1 का मान कितना है हमारा d/2। अगर नीचे को हम पॉजिटिव मानेंगे तो ऊपर को निगेटिव मानेंगे, अगर ऊपर को निगेटिव मानेंगे तो नीचे को पॉजिटिव मानेंगे। तो हमें नीचे को पॉजिटिव माना है, प्लस m इंटू माइनस d/2 डिवाइड बाय 3m प्लस m। हमारा मान कितना हो जाएगा, d/t कॉमन करेंगे तो 3 में से एक गया तो कितना बचा 2m, 2m d/2 डिवाइड बाय 4m। हमारा मान कितना आ गया d/4। तो हमारा मान कितना आ गया इसमें d/4। ये समझ आया कि नहीं आया? इसमें क्या कर रहा है, दो गो स्टेबल पार्टिकल एक से बाय होता है, दोनों मूव कर रहा है दोनों को एक तरफ, और दोनों का वेलोसिटी जो होता है 122 का जो होता है b और 2b है किसी भी पोजीशन पे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा हमारा 0, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 कितना दिया, तो बी सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। अब 15 बचा, तो अब दो क्वेश्चन खुद से बनाइएगा।
ठीक है, बन जाएगा ना। अगर हमने 13 क्वेश्चन बनाया, सेंटर ऑफ मास इज कंप्लीटेड, यहाँ पे लिख देते हैं COM इज कंप्लीटेड। हाँ, COM के बाद स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसलेशनल मोशन, चाहे कुछ भी। ठीक है, इन करते हैं